हेलो फ्रेंड्स, आई एम शैली और आज मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आज मैं इस वीडियो में पूरा लेखा जोखा इसके पीछे का क्या राज था, इसमें कैसे लड़ाई हुई थी और कैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है जो ये कैसे आई थी, ठीक है। और इसके इसके थ्रू कितने प्रिंसिपल्स निकले, कैसे कैसे कितने अमेंडमेंट्स हुए, उन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो बेसिकली मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये प्रिंसिपल इवॉल्व कैसे हुआ, उसकी जो जड़ थी वो दो आर्टिकल्स हैं जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। वो है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 कहता क्या है? आर्टिकल 13 कहता है कि जितने भी लॉज हैं अगर वो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है इस फंडामेंटल राइट के विरुद्ध, कोई भी बनाती है फंडामेंटल राइट को जो डेरोगेट करते हैं, अगर कोई ऐसा लॉ बनाती है पार्लियामेंट और तो वो क्या होगा, वो उस एक्सटेंट तक क्या होगा, वो वॉइड होगा। मतलब लॉज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट वुड बी वॉइड। मतलब कोई भी अगर लॉ है, अगर वो फंडामेंटल राइट को डेरोगेट करता है तो वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। और आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्शन में दिखते होंगे, है ना। कंट्राडिक्शन में कैसे दिखते हैं? वो कहता है कि हाँ, कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी अगर वो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट। तो क्या यहाँ से मतलब इन दोनों को अगर क्यूमुलेटिव रीड करें तो क्या निकल के आता है कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है या नहीं कर सकती। और अगर अमेंड कर सकती है तो कितना अमेंड कर सकती है। और अगर अमेंड कर दिया और अगर कुछ फंडामेंटल राइट को अमेंड कर दिया और वो उससे क्या होता है, दूसरे फंडामेंटल राइट्स डेरोगेट होते हैं तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं अगर हम इन दोनों आर्टिकल्स को क्यूमुलेटिव रीड करते हैं। क्यूमुलेटिव रीड करना मतलब दोनों को अगर साथ में हम रीड करते हैं तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो कहा कैसे क्या स्टार्ट हुआ, मतलब कुछ पार्लियामेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए जो कि फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट कर रहे थे। तो उससे क्या होता था, उन लॉज को सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही थी, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उन सारे लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर कर दे रही थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे रही थी। और वही पार्लियामेंट फिर से बना रही थी, फिर वही लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर कर दे रही थी, फिर बना रही थी, फिर वही लॉज को। तो ये मतलब ये जो युद्ध था ना, ऐसे ही छिड़ा हुआ था। तो ये सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट छिड़ा था। तो ये था इसके पीछे का बैकग्राउंड। अब ये कैसे स्टार्ट होता है, इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। तो ये इसकी जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम अमेंडमेंट फर्स्ट 1951। सो अमेंडमेंट फर्स्ट 1951 ये कहता क्या है ये जो अमेंडमेंट फर्स्ट ये दो आर्टिकल को लेकर आया, आर्टिकल 13(1)(a) और आर्टिकल 13(1)(b। ये दो अमेंडमेंट्स हमारे सामने निकल के आए, ठीक है। सो 13(1) क्या कहता है? 13(1) कहता है कि स्टेट, मतलब ये 13(1) जो है, ये अमेंडमेंट ने इस आर्टिकल को इंसर्ट किया। तो ये आर्टिकल कहता है कि जितने भी मतलब जो भी स्टेट है, स्टेट अपने अंडर में कॉरपोरेशन या स्टेट को ला सकता है, स्टेट अपने अंडर में कॉरपोरेशन या स्टेट को ला सकता है। और उनके जो भी ओनर्स हैं, उनके राइट्स वगैरह जितने भी हैं उनको एग्जेम्प्ट कर सकता है, उनको एक्सटिंग्विश कर सकता है, उनको मॉडिफाई करता है। मतलब जो भी मना है वो कर सकता है, वो कॉरपोरेशंस को अपने अंडर ला सकता है। और फिर ये पहले तो ये वाला लॉ बनाया, उसके बाद अपने आप को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए ये आर्टिकल लेकर आया, आर्टिकल 31(b). आर्टिकल 31(b) मतलब खुद को प्रोटेक्शन देने के, खुद को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए लेकर आए थे। इन्होंने ये बोला कि ये जो भी है, मतलब जो बोला, जो नाइन्थ शेड्यूल है, नाइन्थ शेड्यूल के अंदर जितनी भी चीजें आती है उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। मतलब क्या था इनका क्या सीन था कि हम मतलब इन्होंने ऐसे ही प्लान कर लिया था कि हम खूब सारे लॉज लेकर आएंगे, उसको 9th शेड्यूल के अंदर डाल देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट तो जुडिशियल रिव्यू कर नहीं सकती, मतलब उस पर क्वेश्चन ही नहीं कर सकती है। तो इनका मेन मोटो यही था। तो इन्होंने आर्टिकल 31(b) बना दिया। अब इसके रिस्पॉन्स में इस अमेंडमेंट के रिस्पॉन्स में क्या आता है, केस आता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इसमें ये हेड हुआ कि आर्टिकल 13 जो है वो क्या होता है, वो अमेंडमेंट को कवर नहीं करता, बिकॉज अमेंडमेंट डज नॉट कम अंडर ऑर्डिनरी लॉज। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और ये जो भी ऑर्डिनरी लॉज है,
ऑर्डिनरी लॉज हैं उनकी कभी बराबरी नहीं, मतलब ये शंकरी प्रसाद ने यही बोला। उन्होंने पार्लियामेंट की साइड ले ली और बोला कि जो अमेंडमेंट्स है वो ऑर्डिनरी लॉज नहीं है। मतलब हम कितने भी अमेंडमेंट्स लेकर आए, अगर हम अमेंडमेंट अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ऑर्डिनरी लॉ बोल देंगे तो ऑर्डिनरी लॉ 13 आर्टिकल जो 13 है उसके परव्यू में आ जाएगा। मतलब अगर फंडामेंटल राइट को डेरोगेट करता है तो उस एक्सटेंट तक वॉइड हो जाएगा, क्योंकि जो आर्टिकल 31A में क्या किया था इन्होंने कि कॉर्पोरेशंस को अपने अंडर ले रहे थे स्टेट्स, और उनको अपने हिसाब से उनके राइट्स को एक्सटिंग्विश कर रहे थे, मॉडिफाई कर रहे थे। तो एक तरीके से ये फंडामेंटल राइट का डेरोगेशन ही हो रहा था। फंडामेंटल राइट का डेरोगेशन मतलब राइट टू प्रॉपर्टी जो थी वो हमारे फंडामेंटल राइट का ही पार्ट थी। 1978 तक तो हमारे फंडामेंटल राइट का ही पार्ट थी। तो इसी वजह से इन्होंने बोला कि जो अमेंडमेंट्स है वो ऑर्डिनरी लॉज नहीं, ठीक है। तो एक तरीके से पार्लियामेंट को तो भैया फ्री पास मिल गया था, फ्री पास अमेंडमेंट करने के लिए मिल गया था कि क्योंकि उसका सुप्रीम कोर्ट ने साथ दे दिया था। साथ इन द सेंस यहाँ पे देख लीजिए शंकरी प्रसाद ने साथ दे ही दिया था। फिर क्या आता है कि जब फ्री पास मिल गया तो भाई उन्होंने सोचा लाओ इसी का फायदा उठाते हैं। उन्होंने फायदा उठाया, 17th अमेंडमेंट लेकर चले आए। जब 17th अमेंडमेंट लेकर चले आए तो देखिए कहानी, तो देखिए मोर प्रोविजंस वर एडेड। इसमें बहुत सारे ऐड कर दिए गए 31A, क्योंकि 31A में जो जितने भी लॉज थे उनमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐड करे और मोर एंट्रीज वर एडेड इन 9th शेड्यूल। क्योंकि जो 9th शेड्यूल मैंने आपको बताया ना कि वो जुडिशियल रिव्यू के पर्व्यू से बाहर है, तो इसीलिए बहुत सारी एंट्रीज इसमें डाल दी गई और बहुत सारे प्रोविजंस 31A में डाल दिए गए। मतलब 31A में डाल दिए गए मतलब सबकी ये लोग प्रॉपर्टी शायद कब्जा कर रहे थे, कब्जा इन द सेंस अपने ही अंडर ले रहे थे सारी कॉर्पोरेशन की, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी का वायलेशन कर रहे थे बहुत सारी, ऐसे ही ये 17th अमेंडमेंट में ऐसा दिखा। फिर उसके बाद इसी के रिस्पॉन्स में एक केस आता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में 17th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी किसी की मतलब उन्होंने ये अपील्ड किया, इन्होंने अपील्ड कर दिया शंकरी प्रसाद का जजमेंट। शंकरी प्रसाद की जजमेंट को अपील्ड किया, मतलब उन्होंने यही बात रेटरेट करी कि जो आर्टिकल 13 है वो अमेंडमेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनको अपने परव्यू में नहीं लाता है, मतलब उसके परव्यू में नहीं आते हैं, और क्योंकि वो ऑर्डिनरी लॉज नहीं होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ऑर्डिनरी लॉज दोनों सेम फूटिंग पे नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। तो उन्होंने यही शंकरी प्रसाद के जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया। अब आता है उसके बाद गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये बहुत ही, इसको पॉजिटिव जजमेंट भी बोलते हैं। इसमें 11 जज बेंच थी और ये 1967 में आया था। इसमें क्या हुआ, जो दोनों अबव केसेस हैं, ये अबव मेंशन केसेस मतलब ये शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, इन दोनों केसेस को क्या किया था, इन्होंने ओवर रूल कर दिया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया था। शायद जस्टिस सुब्बा राव थे जो लीड कर रहे थे ना, वो जस्टिस सुब्बा राव थे। उन्होंने ओवर रूल कर दिया दोनों जजमेंट को और बोला कि आर्टिकल 13 जो है ना, वो आर्टिकल 13 के परव्यू में जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो सब आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद की कहानी ये है कि उस टाइम क्या था कि जो हमारी पीएम थी वो ये इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी हमारी पीएम हुआ करती थी। उनकी गवर्नमेंट में 24th अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। 24th अमेंडमेंट्स के थ्रू आर्टिकल 13 के क्लॉज में 13 में एक क्लॉज जोड़ा गया 13(4) और ये 368 में एक क्लॉज जोड़ा गया 368 क्लॉज थी। इन दोनों आर्टिकल्स का, इन दोनों के क्लॉजेस का सेम ही मतलब है। उन्होंने क्या बोला था कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट, मतलब जो आर्टिकल 13 है वो 368 के ऊपर उसका एप्लीकेशन नहीं होगा। मतलब अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है और वो फंडामेंटल राइट को डेरोगेट भी करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसको वॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकती, क्योंकि इन दोनों आर्टिकल के इंसर्शन के बाद यही हो गया था। ये 24th अमेंडमेंट लेकर चलाया। और 25th अमेंडमेंट आता है, उसने आर्टिकल 31C को ऐड करा। इसके दो पार्ट्स हैं। इसके दो पार्ट्स क्या हैं? इफ पहला पार्ट ये है कि इफ एनी लॉ इज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू डीपीएसपी देन इट वुड नॉट डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड वायलेट आर्टिकल 19, 14 एंड 31, ठीक है। मतलब अगर कोई डीपीएसपी को इफेक्ट में लाने के लिए अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो वो इस ग्राउंड पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर किया जाएगा कि उसने आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 को वायलेट करा है। और दूसरा वाला पार्ट इसका तो भाई हद ही मचा दिया था। दूसरे वाले पार्ट ने क्या बोला कि नो लॉ कंटेन अ डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। इन्होंने यही बोला कि अगर कोई डीपीएसपी को इफेक्ट में लाने के लिए कोई लॉ आता है, अगर वो 14, 19, 31 कुछ भी है, उसको किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो भाई साहब ये
क्वेश्चन भी नहीं करा जाएगा। देख रहे हैं ना, ये लिखा है नो, यहाँ पे नो लॉ शैल बी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता उसको। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो जुडिशियल रिव्यू है ना, जुडिशियल रिव्यू की पावर ही छीन ली गई थी। जुडिशियल रिव्यू है ना, उसकी पावर सुप्रीम कोर्ट से छीन ली गई थी, ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू भी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद आता है 26 अमेंडमेंट एक्ट, 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें क्या हुआ था कि प्रीवी पर्सेस को अबॉलिश कर दिया गया था। प्रीवी पर्सेस मतलब कुछ गवर्नमेंट्स ने शायद कुछ जमींदार थे, उनको कुछ पेमेंट मिलती थी, शायद उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पेमेंट मिलती थी उनके प्रॉपर्टी के बदले में शायद, तो ये अबॉलिश कर दिया गया था प्रीवी पर्सेस को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, 29th अमेंडमेंट एक्ट आता है, 29th अमेंडमेंट एक्ट। उसमें क्या हुआ, कई सारे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए, उनको शेड्यूल 9 में रख दिया गया। मतलब शेड्यूल 9 में इसलिए रख दिया था जिससे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, इसी वजह से ये 29th अमेंडमेंट लेके आए। 29th अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारे एक्ट्स बनाए, बहुत सारे लॉज बनाए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए इन्होंने, और 9 शेड्यूल में डालते जा रहे थे। ये हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, अब आता है इन सब को, अब इन सब अमेंडमेंट्स के बाद, सबकी अमेंडमेंट्स के बाद एक बाप आता है, बाप, सारे केसेस का बाप इन द सेंस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इन्होंने तहलका मचा दिया था एकदम। इसमें 13 जजेस बेंच थी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपको बताने वाली हूँ, ये जो 24 अप्रैल है 1973, इसको भाई अपने जहन में बैठा लो। अगर कोई तुमसे सो रहे हो ना, अगर कोई उठा के पूछता है कि केशवानंद भारती जजमेंट का इफेक्ट में कब आया था और कब आया था केशवानंद भारती, तो भाई आप लोग डिवाइड करोगे 24 अप्रैल 1973, मतलब अपने जहन में बैठा लो। कोई सोते वक्त भी पूछा है ना तो आपको तुरंत ये फटाक से ये वाली डेट याद आनी चाहिए, ठीक है। तो इस जजमेंट में क्या बोला गया था, इस जजमेंट में बोला गया था इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। और क्या हुआ इसमें, ये हुआ बेसिकली इन्होंने वैलिडिटी जो जितने भी अमेंडमेंट्स इसके पहले हुए थे, जैसे 24th है, 25th है, सारे अमेंडमेंट्स जितने हुए थे उनको अपहेल्ड कर दिया और कंफर्म कर दिया दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। ये सब्जेक्ट टू बेसिक, यहाँ पे लिमिटेशन लगा दी कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकते हो, इवन फंडामेंटल राइट कर सकते हो, प्रियम्बल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट क्या होगा कि तुम बेसिक स्ट्रक्चर को मत छूना, बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ लगाए तो हाथ काट देंगे, ऐसा वाला सीन था। फिर उसके बाद दूसरा आता है, दूसरा चीज क्या है, अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ 31C। आर्टिकल 31C के जो पहला पार्ट है उसको तो इन्होंने अपहेल्ड कर दिया था, लेकिन जो दूसरा पार्ट कहाँ है, दूसरा पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ फिर से आर्टिकल, हाँ ये जो दूसरा पार्ट है, ये मार्क कर रही हूँ मैं, ये जो दूसरा पार्ट है ना, इसको बोला था कि ये तो सही नहीं है। मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर तुम भाई कैसे छीन सकते हो, हमारा मतलब तुमने तो हमसे हमारा क्या बोलते हैं, तुमने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया, मतलब ऐसा वाला सीन था। तो गुरूर ही छीन लिया था इन्होंने, तो वही गुरूर को वापस दिलाया इन्होंने। आर्टिकल 31C के पहले पार्ट को तो बोला कि चलो सही है भाई, ठीक है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है भाई वो हमसे एकदम से अच्छी नहीं रहा। सेकंड पार्ट उन्होंने क्या बोला कि वायलेट कर रहा है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर जो जुडिशियल रिव्यू है वो खुद ही एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो भाई उसे कोई कैसे तुम छीन सकते हो। तो उन्होंने बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल का वायलेशन है। फिर इसके बाद आता है, ये तो रही अभी तक ये पूरी कहानी थी कैसे ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुई, ठीक है। और इसमें क्या एक चीज मैं और बता दूं, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ना, इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ना, ये एक तरीके से बोल सकते हैं ये इवॉल्विंग प्रिंसिपल है। इवॉल्विंग प्रिंसिपल मतलब ये उन्होंने बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे जैसे हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लगते जाएंगे हम उनको बोलते जाएंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, इसका कोई एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, मतलब कोई एक इसका दायरा नहीं है कि हाँ ये इतने तक ही आता है, इसका कोई दायरा नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोल दिया। फिर इसके बाद इसका जो पोस्ट सिनेरियो है, मतलब इसका एप्लीकेशन किधर देखने को मिलेगा, वो आपको मैं उधर लेकर चलती हूँ। तो इसका एप्लीकेशन आपको इधर देखने को मिलेगा, ये जो राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, इधर राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ था, जो हमारी इंदिरा गांधी थी ना प्राइम मिनिस्टर, वो करप्ट प्रैक्टिसेस, इलेक्टोरल करप्ट प्रैक्टिसेस में गिल्टी पाई गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें गिल्टी चार्ज किया था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि उन्होंने उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में गई थी, इस चीज की अपील गई थी, लेकिन उनसे भाई रहा ही नहीं गया। उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, क्योंकि उनको खुद को बचाना था, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। वाइल अपील वाज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, उनसे रहा ही नहीं गया। फिर उसके बाद वो ऐसे करने के बाद एक अपने लिए इतना भयंकर वाला इम्यूनिटी प्रोवाइड करा था ना इन्होंने, मतलब जो भी वैक्सीन्स अभी आ रही हैं वो वैक्सीन्स
उतना इम्यूनिटी नहीं बूस्ट करती जितना ये 39th अमेंडमेंट एक्ट उतनी इम्यूनिटी प्रोवाइड करा था। इसमें क्या है, 329A ऐड किया था इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और 329A कहता क्या है, थोड़ा पढ़ लीजिए। विच टू अवे द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्राई इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर। मतलब ये सारी चीजें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, ये तो भाई अगल बगल से खुद को छिपाने के लिए है, मतलब अपने को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना चाहती थी। मतलब ये जो था ना इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस में, मेल प्रैक्टिसेस में ये पकड़ी गई थी, तो उसके लिए ही बोला कि तुम सुप्रीम कोर्ट, अब तुम हाथ मत लगाना हमारे इन सब चीज़ों में। तो उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट की पावर ही छीन ली कि तुम इसके डिस्प्यूट्स को, इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स है ना इन 4 लोगों के, उनको नहीं देख सकते। फिर उसके बाद क्या होता है, अब आता है मतलब ये इससे कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठग लाइफ मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसे करने के बाद ऐसे ही इंदिरा गांधी थी, वो ठग लाइफ चिल कर रही थी, एकदम लाइफ चिल कर रही थी अपना पूरा। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, पहली बार इस केस में ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया था सुप्रीम कोर्ट ने। फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज अप्लाइड। और जो 329A है ना, वही जो सुप्रीम कोर्ट से उसकी बोल रहा था कि इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स में तुम हाथ नहीं लगाओगे, हाथ काट लेंगे, ऐसा वाला, तो उसमें बोला कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए फिर से आ गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, वही जो अब मेंशन डिक्टम है ना, ये इसके मतलब इसके डिसीजन को नलीफाई करने के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया। और ऐड क्या किया, 368 क्लॉज 4 और 368 में क्लॉज 5 डाल दिया गया। उसमें कन्फर करती है, मतलब ये दोनों क्लॉजेस कन्फर करती हैं अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, ऐसी की तैसी, ऐसा वाला सीन था। अगेन 31C वॉज अमेंडेड, फिर से 31C को अमेंड किया गया। फिर उसके बाद मिनर्वा मिल्स आता है, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, मतलब इसको भी आप कभी मत भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये होता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 1980 में आता है। उसमें ये हेड हुआ कि जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की ना, वो अनलिमिटेड नहीं है भाई, ये लिमिटेड है, मतलब थोड़ा रुको, सबर करो, ऐसा वाला इन्होंने बोला था मिनर्वा मिल्स में। फिर इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि जो ये लिमिटेड अमेंडिंग पावर है ना पार्लियामेंट, ये पर से बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है, लिमिटेड अमेंडिंग पावर बेसिक स्ट्रक्चर है, तो तुम उसको कैसे अनलिमिटेड बना सकते हो, नहीं बना सकते। सो उन्होंने इनवैलिडेट कर दिया 368(4) को, 368(5) को। फिर इसके बाद 2 डिक्टम और भी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वामन राव में ये देखा गया कि जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, क्या ये प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल होगी या फिर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल होगी। मतलब प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव से क्या मतलब होता है, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव मतलब बाद से, कि कोई डेट होगी उसके बाद से, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कोई डेट होगी उसके पहले से। तो इसमें यही बोला गया कि जो 24 अप्रैल 1973 है ना, मतलब मैंने इसको बोला ना कि अपने जहन में बिठा लो, इसको भूलना मत कभी। तो इसके बाद से जो भी अमेंडमेंट्स होंगे, जो भी होगा, जितनी भी चीजें आएंगी, उसके बाद से ना ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होगी, उसके पहले से नहीं, ठीक है। तो ये बात इसमें क्लियर कर दी गई। और उन्होंने बोला कि जो भी 9 शेड्यूल क्या था, एकदम इम्यून था, जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता था। अब इसमें बोला कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी लॉ इसमें आप इंसर्ट करते हो, तो कोई भी लॉ जो भी इंसर्ट करोगे उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, इसमें ये बात बोली गई। तो और उसके बाद आयर कोलियो आता है, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, आयर कोलो जो भी है, 2007 में आता है। इसमें यही बोला गया, इसमें यही वामन राव के डिक्टम को ना रिटरेट किया गया, मतलब वही सारी चीजें यहाँ पे भी, वही सारी बातें यहाँ पे भी। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पूरा लेखा जोखा। मैं यही आशा करती हूँ, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत पसंद आया होगा। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं ऐसे ही फ्यूचर में आने वाले दिनों में ऐसे ही वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और लाइक करना हो तो लाइक कर दीजिए, और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। और क्योंकि मैं ऐसे ही सारी चीज़ें अब एक सीक्वेंस में लाती जाऊँगी, जैसे एक जो स्टेट है, आर्टिकल 12 है, इन सब के बारे में भी बात करूँगी, और कई सारी चीज़ें बात करूँगी जो इंपॉर्टेंट लगती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, थैंक यू so much for watching this.